हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर एसबीआई पीओ 2026। और आज के इस वीडियो में गाइस हम सीटिंग अरेंजमेंट कवर करने जा रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आज हम कुछ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ और समझ पाओ कि अगर एग्जाम में ऐसे टाइप के या फिर इससे भी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए तो आप कैसे यहाँ पे हैंडल करते हो। सो जब भी आपके मॉडरेट से क्वेश्चंस आते हैं या फिर मॉडरेट से ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे पेशेंस से रीडिंग करनी चाहिए और पेशेंस से क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ोगे, पहले तो सिर्फ पढ़ो और उसको बाद उसको जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करो, तो एकदम से आप स्पीड नहीं आएगी आपकी, धीरे धीरे आएगी जो आपके डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। गाइज ऑलरेडी 3 पार्ट्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर गो थ्रू करिएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए गाइज, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बुक्स आपको हेल्प करेंगे गाइज। इन ई बुक्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर और उनकी आंसर कीज अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है, और ये कंप्लीटली फ्री है गाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइज आप जो ये आपका, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो आरबीआई के लिए भी तैयारी कर रहे हो, साथ में बैंकिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप साइमल्टेनियसली आप दोनों एग्जाम्स या दोनों फील्ड्स में फोकस कर रहे हो, तो आपके लिए एक यहाँ पे कॉम्बो कोर्स है जिससे आपको अलग अलग 2 कोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको मिलेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स या फिर आरबीआई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और भी डिटेल में इस कोर्स के अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। और 2 डेज का आपका इसका जो डेमो कोर्स है वो भी अवेलेबल है गाइज, वो आप देख सकते हो, जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि कैसा पढ़ाया गया है, इसके अंदर क्या डिलीवरेबल प्रोवाइड है, सो दैट आप एक सही डिसीजन यहाँ पे ले पाओ। चलिए गाइज, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो 12 persons हैं हमारे और they are sitting around a square table of parameter 60 meter. One person sit at each corner and 2 persons sit at each side of the table with equal distance between each other. सारे के सारे जो पर्सन है वो इन साइड फेस कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस सेम ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे तक हमने अभी क्या सीखा कि हमारा जो डायग्राम बनेगा, पहले तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब कह रहे कि 1 पर्सन एक कॉर्नर पे रहता है एंड 2 पर्सन्स आपके कहाँ रहते हैं, यहाँ पे। सारे के सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड का कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर उसने क्या कहा, 60 है। अब गाइस अगर पैरामीटर 60 हो गया ना, तो आपको क्या, आपको इसको 4 से डिवाइड करना है 60 को। बिकॉज 4 से क्यों कर रहे हैं, साइड निकालने के लिए। तो एक साइड कितने मीटर की हो जाएगी, यहाँ पे 15 मीटर की हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो पर्सन्स बैठे हुए हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 15 है। तो जो 2 एडजेसेंट पर्सन्स होंगे उनके बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा आपका, 5। तो हर एडजेसेंट पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो सेम है, तो वो कितना होगा, 5। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है और पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस पैरामीटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पता चला हमें 15 मीटर है हर एक साइड का मेजरमेंट, और जो 2 पर्सन बैठे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 5, क्योंकि 5 ऐड होगा तब जाके आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 15 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा पहले समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड डब्ल्यू इज 5 मीटर। एस सिट्स 10 मीटर अवे फ्रॉम पी हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। जो डब्ल्यू है वो 15 मीटर
राइट है एस से, तो हम ऐसा करते हैं पी को रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कॉर्नर पे बैठा है तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चल जाएगी कि वो आपका यहाँ पे बैठा, किसी भी कॉर्नर पे आप रख सकते हो पी को, आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि जो एस है वो 10 मीटर अवे है। अवे वो किधर की साइड भी, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी। अब 10 मीटर का मतलब 5 + 5 हो गया, तो एस एक बार लेफ्ट की साइड से आ सकता है, एस एक बार राइट की साइड से भी आ सकता है। तो वो आपको यहाँ पे दो डायग्राम या दो केसेस अभी बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास अभी क्या है, P यहाँ पे आया था और 1 2 S यहाँ पे आएगा 5 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि S हु सिट्स एट द कॉर्नर, W सिट्स 15 मीटर राइट ऑफ S। W जो है 15 मीटर, तो 1 2 3 आपके पास W यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 W आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 का मतलब 3 × 5 तो 15 हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन S एंड U इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन S एंड Z। S और U के बीच का जो डिस्टेंस है वो S और Z के बीच का डिस्टेंस है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस जो है W और U के बीच में 5 है। अब वो लेफ्ट के साइड भी हो सकता है, राइट के साइड भी हो सकता है। अब यहाँ पे पहले केस में तो U की एक ही पोजीशन बन सकती है, सिर्फ ये वाली। दूसरे केस में दो पोजीशन U की बन पा रही है, तो अभी इसको छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, ये फर्स्ट केस है आपका, ये सेकंड केस है। U हमारा दो पोजीशन पे अभी आ सकता है, इसको छोड़ दो। तो हमारे पास क्या है कि S और U के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही S और Z। इसका मतलब S जो है वो U और Z का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में U ऑलरेडी हो गया है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस एस यू के बीच में है, तो एस और जेड के बीच में भी, तो 1 2 3 4 जेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आप सेम यहाँ पे एक बार ट्राई करो कि 1 और 2 का डिस्टेंस अगर एस और यू के बीच में, तो एस और जेड के बीच में होना चाहिए। दूसरी साइड तो पी बैठा है 10 मीटर के डिस्टेंस पे, राइट, तो जेड तो आ नहीं सकता। इसका मतलब यू यहाँ गलत है, तो यू की पोजिशन फिक्स हो गई यहाँ पे, और आपके पास जेड कहाँ फिक्स हो जाएगा, सॉरी हाँ, Z कहाँ फिक्स हो जाएगा, 1 2 3 4। तो आपके पास S और U के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20 का। तो S की लेफ्ट की साइड देखोगे 1 2 3 4, आपके पास Z आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड N इज 5 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ P। तो अब आप देखो कि आपके पास P और W दोनों ही है प्रेजेंट है। तो पहले केस में तो 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। तो Z और N के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो 10 हो गया। अब N आपका या तो यहाँ आएगा और या तो 1 और 2 यहाँ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट केस में देखो हमारे पास यहाँ पे N कहाँ कहाँ आ सकता है, आपके पास P और किसका बोला था, W का। तो कितना डिस्टेंस है राइट साइड ऑफ P से, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 25 मीटर का डिस्टेंस अगर P और W के बीच में है, तो आपके पास 30 होना चाहिए, राइट। 30 मीटर का डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए, Z और N के बीच में होना चाहिए। Z और N के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, आप दोनों साइड से काउंट करोगे, आपके पास N जो है वो यहीं पे आने वाला है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू N सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ R। ऑपोजिट टू N फर्स्ट केस में तो रख नहीं सकते, अभी सेकंड केस में ट्राई करते हैं। तो हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू N सेकंड टू राइट ऑफ R। तो R आपका यहाँ आ जाएगा। X जो है इमीडिएट लेफ्ट, सॉरी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। ये इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, 1 2 X आपका यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट केस में एक बार ट्राई करो कि अगर मैंने N यहाँ पे रखा तो 1 2 3 यहाँ पे X नहीं आ सकता, तो N की पोजीशन फिक्स हो गई फर्स्ट केस के अंदर भी, तो 1 2 3 आपने X को यहाँ पे रख दिया। क्लियर है। N के ऑपोजिट जो होगा उसने कहा था R के सेकंड टू राइट पोजीशन पे होगा, तो हमने यहाँ पे R को भी अभी रख रखा है। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Z इज सेम एज Z एंड Y। अब Z कॉमन है दोनों में, तो आपके पास Z क्या होगा, X और Y का बीच में होगा। क्लियर। आपके पास X और Z के बीच में डिस्टेंस 5 का है, तो दूसरे वाले में भी मतलब Y और Z में भी 5 का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट देखो X और Z में 1 2 3 15 का डिस्टेंस, 1 2 3 Y आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
O neither sits adjacent to y nor z, तो O आपके पास y और z का नेबर नहीं है तो O यहाँ आ जाएगा, और O y और z का नेबर नहीं है तो अभी O के लिए पोजीशन अलग अलग खाली है। नेक्स्ट देखो कि आपके पास O टू 50 अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है कि 5 मीटर मोर देन द डिस्टेंस फ्रॉम T टू V, तो T और V अब मेरे रह गए। अब आपको पता है कि सेकंड केस में T और V के लिए दो ही पोजीशन बच रही हैं भाई, है ना, तो आप उसको फिट करके देखो एक बार। और नेक्स्ट उसने कहा है कि नाइदर V नॉर Z सिट्स एडजेसेंट टू X, तो Z भी X के बगल पे नहीं बैठेगा, V भी Z के X के बगल पे नहीं बैठेगा, तो हमारे पास फर्स्ट केस यहीं पे कैंसिल आउट होगा क्योंकि Z और X नेबर हैं। ठीक है, फर्स्ट केस कैंसिल आउट हो गया, सेकंड केस बचता है। इसमें देखो एक बार टी को यहाँ रख के देखो, उसने कहा और से टी की तरफ आप जाओगे तो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 20 का डिस्टेंस है, तो इट इज 5 मीटर मोर देन द टी टू वी। तो अब वी तक आप जाओगे तो 1 2 3 कितना डिस्टेंस हो गया, 15, तो टी से लेकर वी के बीच में हो गया 15, और टी से ओ से लेकर टी के बीच में हो गया आपके पास 20, राइट। तो ये कंफर्म कर रहा है इस पूरी कंडीशन को। तो हमारा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे से बन गया। अब आपने आंसर करना है बस, ठीक है, तो सारी चीजें फिक्स हो गई। तो गाइस यहाँ पे कई बार आपका स्टार्टिंग में ही 2 से 3 केस बन सकते हैं, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। पैरामीटर को यूज कैसे करना है, डिस्टेंस को यूज कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके काउंट किया था बार बार, तो ऐड करते रहोगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप मल्टीपल के हिसाब से काउंट करो, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में टू डायरेक्शन वाला आए तो थोड़ा उससे बचना, अगर वन डायरेक्शन में है तो अब आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। V और X ऑपोजिट है, करेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन P टू O इज 15, ये भी करेक्ट है। Z 10 मीटर अवे है V के, ये भी करेक्ट है। O और Z नेबर्स है, नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है कि O और Z तो नेबर नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर भी निकल के आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P, P और V के बीच का जो डिस्टेंस है लेफ्ट ऑफ P हमारे पास 20 मीटर है, क्योंकि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आ रहा है P के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो। Who among the following person sits between V and O when counted from the left of V, तो V और O के बीच में, तो आपके पास Y है, U है, W है, N है, तो आंसर में क्या आ जाएगा मेरे पास, U will be my करेक्ट आंसर। इमीडिएट राइट ऑफ X जो पर्सन है वो नहीं है, और सेकेंड टू लेफ्ट जो पर्सन है P का वो भी नहीं है। Who among the following person sits immediate right of O, N बैठता है, तो आंसर में क्या आना चाहिए था, N आना चाहिए था, तो ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, गलत है। सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ U, दिस इज करेक्ट। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गाइस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है, इस रेक्टेंगुलर टेबल में हमारे 10 पर्सन्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसा आप डायग्राम बनाओगे। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, और उसके बाद आपको कुछ नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम देखो क्या बनेगा। उसने कहा जो है 4 पर्सन जो है वो कॉर्नर पे बैठे होंगे, 2 ईच ऑन द लॉन्गर साइड्स एंड 1 ईच ऑन द स्मॉलर साइड। साथ में कुछ उनमें से जो है पर्सन फेस कर रहे हैं सेंटर को, और कुछ पर्सन जो है वो फेस नहीं कर रहे हैं सेंटर, मतलब सम पीपल आर आउटसाइड, सम पीपल आर इनसाइड फेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ट्राइंगल जब बनाना, सॉरी रेक्टेंगल जब बनाना है, कॉर्नर पे पर्सन्स है, अभी इनसाइड आउटसाइड का नहीं पता हमें, ठीक है। उसने कहा एक स्मॉलर साइड बैठेगा और 2 कहा है यहां पे बैठेंगे लार्जर साइड पे, ठीक है। अब यहां से आगे देखो कि हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स भी लाइक करते हैं। नॉट मोर देन 2 फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब 2 से ज्यादा एक साथ बैठे पर्सन्स एक ही डायरेक्शन में नहीं फेस करें। सपोज एन और ए और ओ तीनों साथ में है एक दूसरे के साथ में, तो आपका अगर एन और ओ सेम डायरेक्शन में फेस करें तो ए को अलग फेस करना पड़ेगा, ठीक है। 5 उनमें से जो है
सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब 5 इनसाइड 5 आउटसाइड होगा. ओनली 2 अमंग द 4 सिटिंग द कॉर्नर आर नॉट फेसिंग द सेंटर. मतलब कह रहे हैं कि ओनली 2, मतलब जो 2 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं और 2 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, उनमें से जो कॉर्नर पे बैठे हैं. क्लियर है? चलो ये नोट करना है आपको, जो नोट लिखा हुआ है उसको बहुत अच्छे से समझना है, वो इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द 4 फ्रेंड्स सिटिंग ऑन द कॉर्नर इज आई. अब सबसे पहले आपको ये चीज पता चल गई कि भाई मेरे पास जो कॉर्नर वाला पर्सन है वो कॉर्नर वाला पर्सन है, वो कौन है? आई है. नेक्स्ट आपके पास है एच, जो है वो टेबल टेनिस पसंद नहीं करता है. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि एच नहीं पसंद करता है. टी कॉर्नर पे है, ये याद रखना. द वन हु लाइक लूडो सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई and who likes chess. H and D are sitting on the immediate left and third left of J. I is facing the center and J is not facing the center. J के लिए आगे भी कुछ कहा गया है, बट I के लिए हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गई है. तो I आपने क्या करना है, देखो गाइस, अब I इनसाइड तो है, पर अब देखो आई के लेफ्ट में अगर मैंने आई इस वाले कॉर्नर पे रखा, अब यहाँ पे सारे कॉर्नर सेम नहीं है, ये ध्यान रखना. रेक्टेंगल का जब भी आपके पास इस टाइप का डायग्राम कुछ बन रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गर साइड और स्मॉलर साइड ने नंबर ऑफ पर्संस कई बार डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. तो आप हमेशा याद रखना कि हर कॉर्नर सेम नहीं होगा, क्योंकि अभी आई के लेफ्ट में देखूंगी तो एक पर्सन है, और अगर मैं आई को इस कॉर्नर पे रख दूं तो अभी आई के लेफ्ट में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है एक साइड पे. तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. केस कितने बनाने हैं ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले. तो रेक्टेंगुलर कभी डायग्राम आए तो ये गलती मत करना. नेक्स्ट देखिए आपके पास है कि आई जो है वो चेस पसंद करता था और उसके इमीडिएट राइट में लूडो वाला पर्सन है. ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए उसने क्या कहा कि आपके पास एच एंड डी आर इमीडिएट लेफ्ट. तो एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है जे के, और डी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट है जे के. जे क्योंकि आउटसाइड दिख रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है बाद में. और जे जो है वो इमीडिएट राइट बैठता है किसके? रग्बी वाले पर्सन के. डी एंड जी सिट डायगोनली ऑपोजिट एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन. अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये कि डी और जी, अब आई जहां बैठा उस डायगोनल पे तो डी और जी साथ में नहीं आ सकते. अब डी और जी आपको या फिर यहाँ रखोगे या फिर यहाँ रखोगे, सेम दूसरे केस में भी होगा. तो एक बार चेक कर लो डी और जी. अब क्योंकि डी और जे का मेरे पास एक रिलेशन है, तो अगर मैंने डी को सॉरी जे को यहाँ रखा, सपोज अब मैं इनमें से एक एक करके डी की पोजीशन चेक करती हूँ. सपोज मैंने डी को यहाँ रखा, तो आपके पास अगर जे यहाँ होगा तो आउटसाइड फेस करके, अच्छा सॉरी जे के लेफ्ट में है ना, तो आपके पास यहाँ पे आई की जगह पे जे को बैठना चाहिए, तो तब जाके डी आपका थर्ड टू लेफ्ट होता. तो ये तो हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा है. तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका मतलब नहीं आ सकता. अब अगर मैं यहाँ चेक करूं डी को, तो आपके पास जे जो है वो लेफ्ट की साइड से करेगा, तो जे आपका यहाँ आ सकता है. जे आउटसाइड फेस कर रहा है और उसके थर्ड टू लेफ्ट डी आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल. तो फर्स्ट केस में डी ऐसे ही आपने फिक्स कर दिया. सेम चीज आपको सेकंड में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि डायग्राम में भी बहुत डिफरेंट नहीं है. ठीक है, डी को अगर आप यहाँ पे रखोगे और आपको दिखेगा कि जे अगर आउटसाइड फेस करता है, तो थर्ड टू लेफ्ट आपका डी इस तरीके से बैठेगा, और अगर डी फिक्स होता है तो जी भी फिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ओके, आगे चले. आपके पास जे हमने फिक्स कर दिया है. एच को अब रखो. एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके? जे के. नेक्स्ट है कि जो रग्बी वाला पर्सन है उसके इमीडिएट राइट जे खुद बैठा है. तो यहाँ पे रग्बी दोनों साइड आ सकता है अभी कहीं पे भी. ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. A sits on one of the smaller side and third to right of F. तो A स्मॉलर पे बैठता है, ये ध्यान रखना. दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है. और वो किसके थर्ड टू राइट है? F के. तो 1 2 और F के थर्ड टू राइट. D जो है वो कैरम पसंद करता है एंड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक लॉन टेनिस. तो आपके पास D जो है वो कैरम पसंद करता है, दोनों में कैरम डाल दो. और थर्ड टू लेफ्ट है,
तो 1 और 2 लॉन टेनिस, यहाँ पे देखो अगर लूडो है तो लॉन टेनिस तो नहीं आ सकता, 1 और 2 लॉन टेनिस आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी अगर यहाँ है तो 1 और 2 लॉन टेनिस चेस की जगह पे तो नहीं आ सकता, और 1 और 2 लॉन टेनिस आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो। ई सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के, तो अभी ई कहीं पे भी आ सकता, हमें नहीं पता, तो ई इसको मेंशन कर दो साथ में। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ई और सी जो है वो नेबर नहीं है। ए और ई सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। जो फुटबॉल पसंद करता है इमीडिएट लेफ्ट है टेबल टेनिस के, तो अभी हमें नहीं पता कि टेबल टेनिस कहाँ आएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट फुटबॉल वाला पर्सन है। नेक्स्ट उसने कहा कि वन हु लाइक टेबल टेनिस सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी है, और यहाँ पे चलो इतना ठीक है अभी तक के लिए। क्या हम कुछ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अभी? देखो अभी यहाँ पे अगर मैं डी और जी को, क्योंकि पता है मुझे कि डी और जी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो अगर डी को आउटसाइड फेस करूंगी तो जी इनसाइड हो जाएगा, और डी को इनसाइड फेस करूंगी तो जी आउटसाइड हो जाएगा। तो दो पर्सन जो कॉर्नर वाले थे वो तो आपका यहाँ पे सही चल रहा है कि दो पर्सन जो कॉर्नर वाले हैं वो आपके एक डायरेक्शन में होंगे या फिर इनसाइड फेस करेंगे, और दो आपके आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये सब जगह चल रहा है, पर इस सेकंड वाले केस में देखो, अगर ये इनसाइड है तो अगर मैं डी को इनसाइड फेस करूं तो जी आपका आउटसाइड आ जाएगा, फिर एच भी आउटसाइड आ जाएगा। इस टाइप से हम बाद में करेंगे। पढ़ लेते हैं फिर अभी क्या है हमारे पास। ई लाइक्स वॉलीबॉल एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बैडमिंटन, ई जो है वो खुद वॉलीबॉल पसंद करता है, एंड सेकंड टू लेफ्ट किसके हैं, बैडमिंटन वाले पर्सन के हैं। नेक्स्ट आपके पास है आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बी एंड एफ बट सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो आई सबसे पहले ये पढ़ लो कि ए बी और एफ का नहीं है नेबर। अब ए जो है वो स्मॉलर साइड आना था, तो अगर आई ए का नेबर नहीं है तो ए यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आई अगर ए का नेबर नहीं है तो ए यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने ए रखा तो मैं एफ रख सकती हूँ, क्योंकि एफ के थर्ड टू राइट पे ए है। तो आपके पास एफ जो है वो किसी भी डायरेक्शन में भी फेस कर सकता है, हमें नहीं पता। तो आपने देखा एफ अगर आपने इधर रखा तो एफ आउटसाइड फेस करेगा, एफ आपने इधर रखा तो एफ आपका इनसाइड फेस करेगा। तो एफ अभी दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी आ सकता है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एफ दो अलग अलग पोजीशन में आ रहा है। सेम अगर इसमें देखूं तो एफ जो है यहाँ पे आ सकता है, और एफ जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है। बट उसने कहा आई जो है, आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बी और एफ किसी का भी नेबर नहीं है। तो आपके पास एफ की पोजीशन अब इस वजह से फिक्स होगी, आई की वजह से। ठीक है, तो एफ आपका यहाँ आ गया। अब अगर एफ यहाँ है, सेकेंड टू थर्ड टू राइट आपको ए दिखाना है, तो सेकेंड केस में एफ इनसाइड फेस करेगा और फर्स्ट केस में एफ आउटसाइड फेस करेगा। राइट, क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए। आई बी का नेबर नहीं है तो बी को आप फिक्स कर सकते हो इजीली, आई बी का नेबर नहीं है तो बी को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, चलो। सी रह गया अब आपका, और ई रह गया। उसने क्या कहा, बट सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो जो आपके पास सी है वो इन दोनों पोजीशन में से एक जगह आएगा, और ई भी जो इन दोनों पोजीशन में से एक जगह आएगा। अब हमें यहाँ पे सी और ई को फिक्स करना है। ठीक है, हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, तो सी कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड। अब सी आउटसाइड फेस कर रहा है, सी के इमीडिएट राइट पे आपको आई भी रखना है, और ध्यान रखना सी आउटसाइड है। तो सी अगर आउटसाइड होगा तो इमीडिएट राइट पे आई इस तरीके से आएगा और ई इधर आ जाएगा फिर। और सेम अगर नेक्स्ट में देखूं तो सी अगर मेरे पास आउटसाइड फेस कर रहा है तो आपके पास इमीडिएट राइट दिखाना है, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, और ई आपका यहाँ आ जाएगा फिर। क्लियर है? ओके, चलिए। अब अगर ई आ गया
तो ई जो है वो डी का इमीडिएट लेफ्ट था, तो इमीडिएट लेफ्ट दिखाने के लिए डी को आउटसाइड फेस करना पड़ेगा। इमीडिएट लेफ्ट जो है आपके पास डी के इमीडिएट लेफ्ट ई आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है सेकेंड केस में, ये हो गया रॉन्ग, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ पे से। आपका फर्स्ट केस में पर्सन्स तो सारे फिल हो गए, बट ध्यान दीजिए अभी डायरेक्शंस फिल नहीं हुई ना, उनके स्पोर्ट्स फिल हुए हमारे पास, ठीक है। तो अगर डी आउटसाइड है तो आपके पास जी इनसाइड हो जाएगा, ये क्लियर है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एच और जे हो चुका था हमारे पास, डी जे हो चुका था, रग्बी और जे। अब अभी भी रग्बी कहीं पे भी आ सकता है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट उसने क्या कहा था कि हमारे पास ई और सी, ठीक है, ये वाला सारा कंप्लीट हो गया। बैडमिंटन के सेकंड टू लेफ्ट पे आपका ई दिखना चाहिए, तो लूडो तो नहीं आ सकता, लूडो है तो बैडमिंटन नहीं आ सकता, तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे एफ पे चला जाएगा। बैडमिंटन के 1 2 3 पे आप, सॉरी 1 2 सेकंड पे आपका ई आ गया। हु लाइक्स वॉली बॉल। अब मेरे पास सिर्फ एक ही केस है, तो एक ही में हम पूरा काम करेंगे। टेबल टेनिस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन है, फुटबॉल है। अब आप देखो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपके पास, ये तीनों पार्ट बच रहे हैं जहाँ पे टेबल टेनिस फुटबॉल आ सकता है, अभी हमें नहीं पता, इसको छोड़ दो, बाकी सब देखते हैं तब तक। ये भी हो गया, ये पूरा हो गया है, ये वाला भी हो गया। अब उसने कहा एच जो है वो टेबल टेनिस तो पसंद नहीं करता, उसका चलो यूज नहीं है हमारे पास। सी और आई वाला भी हो गया। लेट्स सी कि कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई है हमारे पास। ओके देखो डी और एफ अगर आपके आउटसाइड है तो एच कांट फेस आउटसाइड, एच को इनसाइड फेस करना पड़ेगा। रिमेंबर द नोट कि दो से ज्यादा पर्सन एक डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते, तो ई भी इनसाइड ही फेस करेगा। अगर ई इनसाइड है तो ए भी इनसाइड फेस करेगा, राइट। अब यहाँ पे काउंट करो कि आपके पास आउटसाइड वाले पर्सन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 पर्सन आउटसाइड है, 1 2 3 5 4 5% इनसाइड हो गए, तो बी भी आपका आउटसाइड फेस करेगा, सो दैट हमारे पास 5% आउटसाइड वाले यहाँ पे हो जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो गेम्स हैं वो कैसे होते हैं। हमारे पास है टेबल टेनिस और उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका फुटबॉल, और रग्बी वाला भी था हमारे पास, तो रग्बी के इमीडिएट राइट पे जे है, तो रग्बी आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि इमीडिएट राइट इसी तरीके से बन सकता है। तो आपके पास टेबल टेनिस जो है वो यहाँ आ जाएगा और फुटबॉल यहाँ आ जाएगा। और सिर्फ एक ही गेम बचा है तो आप एच को दे दीजिए भाई। फिर एक गेम बचा है विच इज क्रिकेट, तो क्रिकेट आप इसको दे दीजिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स लाइक्स क्रिकेट, कौन पर्सन लाइक करता है क्रिकेट, एच लाइक करता है, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, ई इनसाइड फेसिंग है, रग्बी वाला भी इनसाइड फेसिंग है, आई इनसाइड फेसिंग है, कैरम वाला पर्सन आउटसाइड है और क्रिकेट वाला इनसाइड है, तो आपका ऑड यही है क्योंकि ये आउटसाइड फेस कर रहा है। टेबल टेनिस, द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टेबल टेनिस, थर्ड टू लेफ्ट 1 2 3, आई हु प्लेज चेस, द who among the following sits immediate left of the one who sits opposite to H, H के ऑपोजिट जो बैठा है B, B के इमीडिएट लेफ्ट G बैठता है, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B कौन है हमारे पास, G। What is the position of D with respect to A? 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट है, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। चलो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आई है या फिर आपको लगता है कि इसको दोबारा सॉल्व करनी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, या फिर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करो, ताकि आप ये समझ पाओ कि अब आप इसको खुद से कितने टाइम में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो रिपीट जितना आप करते हो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बजाय बार बार नई नई चीज़ें नोट डाउन करने का और उनसे कुछ भी नया सीखने से, ठीक है। तो आप क्या करो, रिविजन यहाँ पे जितना करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। थैंक
थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होती है गाइज इन सारे ही सेशंस की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे गाइज अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन जारी रखना चाहता है, तो यहाँ पे अगर आरबीआई के लिए भी आप तैयारी करते हो और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आपको अलग अलग कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपका एक सिंगल कोर्स में आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज द बैंकिंग महापैक प्लस आरबीआई कोर्स, जिसके अंदर आपको ये सारी डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, और भी सारी डिटेल्स जो है वो आप जान सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप यहाँ पे ये भी जान सकते हो कि इसमें क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं कुछ टाइम तक, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे आप ये जो कोर्स है वो कैसे हेल्प करने वाला है। तो 2 days डेमो कोर्स भी है गाइज इसका, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इस जो कोर्स है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है। ठीक है, चलिए।